नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। शिक्षा ही एक रास्ता है जिससे हम लोग अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सभी को मेहनत से पढ़ना चाहिए। आइए आज हम लोग 12वीं क्लास का किरचॉफ के दूसरे नियम को बात करते हैं। प्रथम नियम पिछले में बात कर दिया गया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम। तो आइए, किरचॉफ के दूसरा नियम जो है, सबसे पहले यह बंद परिपथ के लिए लागू होता है। और इस नियम के अनुसार यदि किसी बंद परिपथ में विभिन्न विद्युत धाराओं प्रवाहित होती है तो विद्युत धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग से कुल विद्युत वाहक बल की प्राप्ति होती है ना। इसी से हम लोग किरचॉफ का दूसरे नियम कहते हैं। तो आइए दूसरे नियम को अब थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फिगर से, क्योंकि यह बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है। मान लें यहाँ ये विद्युत वाहक बल लगा दिए, ये बंद परिपथ है। यहाँ से ये विद्युत वाहक बल इसमें प्रवाहित हो रहा है I1, इसमें प्रवाहित हो रहा है I2, इसमें प्रवाहित हो रहा है I3, इसमें प्रवाहित हो रहा है I4। इसके संगत प्रतिरोध R1 है, इसके संगत प्रतिरोध R2 है, इसके संगत प्रतिरोध R3, इसके संगत प्रतिरोध R4 है। तो इस परिपथ में किरचॉफ के दूसरे नियम लागू होता है ना। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो आइए इस नियम के अनुसार हम लोग बात करते हैं ये बंद परिपथ है, चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसी परिपथ में ये लागू होता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसको इंग्लिश में किरचॉफ सेकेंड लॉ कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो E1 से शुरू किए, अब यह जा रहा है तो जाने वाला को निगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा I1 इंटू R1। फिर जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव लेके यहाँ निगेटिव कीजिए, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर ये जा रहा है तो I2 R2, फिर ये जा रहा है प्लस हो जाएगा माइनस I3 R3। इसी तरह से आपका माइनस I4 R4 और सभी मिलाकर क्या हो जाएगा 0। तो आइए E माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 माइनस I4 R4 इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4। इस तरह से एक कुल सभी का योगफल से विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ। तो आइए एक बार फिर से किरचॉफ के दूसरे नियम। यह नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है और यह इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोध के बीजगणित योगफल से कुल विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विद्युत वाहक बल जाने वाला को निगेटिव, फिर ये जा रहा है निगेटिव, फिर यहाँ जा रहा है निगेटिव, यहाँ सब का वोल्टेज आपका समेशन हो गया 0। अब यहाँ ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये सारा माइनस जो है उधर चला गया, तो ये विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम कहते हैं। ये नियम बंद परिपथ के लिए लागू होते हैं
और यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। पहला नियम जो है आवेश संरक्षण और दूसरा जो नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इस तरह से किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग जानकारी कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। सभी का पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रहा होगा, इसमें किसी को कोई दुमत नहीं। तो आज आइए हम कुछ 12वीं क्लास का भौतिकी के कुछ टॉपिक को बात करते हैं, जिसमें हम लोग आज किरचॉफ के नियम को बात करते हैं, है ना, किरचॉफ के नियम। तो आइए हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, इसको हम लोग हिंदी में किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम भी कहा जाता है। तो आइए, किरचॉफ जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा एवं उसमें उत्पन्न विभव से संबंधित उन्होंने कुछ नियम दिए। उसी नियम को हम लोग किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का नियम कहते हैं। उन्होंने विद्युत धारा एवं विद्युत विभव से संबंधित 2 नियम दिए, जिसको हम लोग किरचॉफ के नियम के रूप में जानते हैं। तो आइए 2 नियम क्या दिए वो हम लोग बात करते हैं। पहला जो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो आइए पहले हम लोग प्रथम नियम को ही बात करते हैं। प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर विभिन्न विद्युत धाराओं एक साथ मिलते हैं तो उनके बीजगणितीय योग शून्य होते हैं। इसी को किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं किसी बिंदु पर बहुत सारे धाराओं मिल रहे हैं, तो इस नियम के अनुसार इस बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का योग शून्य होगा। मान लेते हैं इसमें निकल रहा है, इसमें एंट्री कर रहा है, इसमें धारा निकल रहा है, इसमें एंट्री कर रहा है, इसमें निकल रहा है, इसमें एंट्री कर रहा है। तो मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, I4 है, I5 है, I6 है। तो वो बिंदु पर मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ इस बिंदु पर मिल रहे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होंगे, है ना। तो आइए इसके अनुसार हम लोग आने वाले धारा को पॉजिटिव और जाने वाले को निगेटिव लेकर के इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये चूँकि I1 जा रहा है तो इसको हम लोग I1 लेंगे, प्लस ये विद्युत धारा आ रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। I3 जा रहा है तो माइनस लेंगे। इसी तरह से I4 आ रहा है तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। इसी प्रकार I5 जो है बाहर हो रहा है तो माइनस I5 बाहर को लेंगे, प्लस I6 अंदर हो रहा है ना। फिर से देखिए I1 जो है बाहर हो रहा है तो माइनस लिया है, I2 अंदर हो रहा है तो पॉजिटिव, I3 जो है अंदर बाहर जा रहा है तो माइनस, I4 जो भी अंदर जा रहा है तो आपका पॉजिटिव, I5 जो है बाहर हो रहा है इसलिए नेगेटिव, I6। तो ये सभी का बीजगणितीय योग क्या होंगे, शून्य होंगे। तो आइए पहले हम लोग पॉजिटिव का लग एक साथ लिखते हैं, I2 प्लस I4 प्लस I6। अब निगेटिव वाला कर लीजिए, माइनस I1 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो आइए I2 प्लस I4 प्लस I6 इक्वल टू I1 माइनस प्लस I3 प्लस I5। ये आपका हो गया
व्यंजक, है ना। आइए फिर से हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होते हैं। वो बिंदु पर विभिन्न विद्युत धाराओं जो है मिल रहे हैं तो इसका समेशन जो होगा शून्य होगा, जिसमें हम लोग 6 धारा लिए, इससे जितना भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, और इसका सभी का योगफल क्या होगा, शून्य होगा। तो आने वाला को पॉजिटिव और जाने वाला को निगेटिव लिया है। इस तरह से हम लोग I- इसमें I3, I1, I3 और I5 ये जाने वाला है, इसलिए इसको माइनस में, आने वाला I2, I4 और I6, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया। इस तरह से पॉजिटिव वाला के एक और निगेटिव को एक साथ किए तो इस तरह से एक व्यंजक प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। आइए इस पर एक हम लोग हिसाब बनाते हैं, सॉल्यूशन। मान लेते हैं किसी बिंदु पर इतना धारा जो मिल, मान लेते हैं ये 10 एम्पियर है, ये मान लेते हैं 5 एम्पियर है, मान लेते हैं ये 6 एम्पियर है, और ये मान लेते हैं I है। तो इसमें I का मान क्या होगा वो निकालना। तो आइए हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा। आइए I1 आ रहा है तो पॉजिटिव, चल आइए I2 जा रहा है तो निगेटिव, I5 आ रहा है तो पॉजिटिव, I6 जा रहा है तो निगेटिव, सभी का योगफल क्या होगा, I1 माइनस, अब आइए 10 अच्छो 16, 16 में से 5 गया, आपका हो गया 16 में 11, अब 11 बराबर 0, तो I1 मान लिए, I1 इक्वल टू 11 एम्पियर, मतलब आपका इस I1 का मान 11 एम्पियर। फिर से आइए, ये क्वेश्चन है आपका, I1 एंट्री कर रहा है, I2 जा रहा है, फिर ये एंट्री कर रहा है, फिर जा रहा है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 6, देखिए जाने वाला को निगेटिव, आने वाला को पॉजिटिव, तो I1 ये दोनों में जुट गया, इसमें घट गया, तो I1 का मान 11 एम्पियर। इस तरह से किरचॉफ का प्रथम नियम का एक प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 के बीच रहता है। प्रकाश के से संबंधित विभिन्न घटनाएं ध्रुवण, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन इत्यादि होते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में होते हैं, जिसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश की गणना सबसे पहले रोमन वैज्ञानिक ने किए थे। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश को सूर्य तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है। वैसी वस्तुएं जो खुद लाइट देता है उसे प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार होता है उसे अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश का अवरोधक सतह से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश परावर्तक सतह से लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। यह घटना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है।
प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन प्रकीर्णन का निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग समुद्र में मछुआरे को भेजने में कठिनाई होती है में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह के अनुपात नियतांक होते हैं, अर्थात sin i बटे sin r बराबर म्यू। स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ताप बढ़ने से अपवर्तनांक घटता है, लेकिन परिवर्तन बहुत अधिक होता है। द्रव में डूबी वस्तु टेढ़ा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण सघन माध्यम से बनकर आपतन कोण में होते हैं, तो यह घटना प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन होता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम की ओर जानी चाहिए। प्रकाश कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटनाएं होती: हीरा का चमकना, मरीचिका का बनना, जल में पड़क नली का चमकना, कांच में आई दरार को चमकना, ये सभी प्रकाश का परावर्तन का है। गोली लेंस दो प्रकार के अवतल और उत्तल। अवतल लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता 1/f अर्थात फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारने पर विभिन्न रंगों में बदल जाते हैं, तो यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, येलो तथा लाल होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्राथमिक इंद्रधनुष में आँख पर 40.8 डिग्री तथा बैगनी रंग के लिए तथा लाल रंग के लिए 42.2 डिग्री का कोण आँख पर बनते हैं। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होते हैं। पीला, मैजेंटा तथा पीला नीला द्वितीयक रंग होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आ जाइए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का अंग है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के दूसरे नियम से है। संवेग बराबर बल गुने द्रव्यमान गुने वेग, आवेग बल गुने समय। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक सेम होते हैं। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/2। अपकेंद्रीय बल आज जड़त्वीय फ्रेम के लिए लागू होते हैं। कपड़ा सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बल आघूर्ण बल गुने दूरी के बराबर होते हैं। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्तोलक जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है, उसे उत्तोलक कहा जाता है। निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमता है, उसे आलंब कहते हैं। उत्तोलक का उपयोग उठाने के लिए किया जाता है, उसे आयाम कहते हैं। उत्तोलक के उपयोग में लाए जाने बल को आयाम कहते हैं। उत्तोलक द्वारा बोझ उठाया जाता है, उसे भार कहते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, पिलास, सिरसी
कील, उखाड़ने वाली मशीन, शीशा, साइकिल, हैंड पंप इत्यादि हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू, निचाने वाले मशीन, ढोने वाली गाड़ी है। तृतीय श्रेणी में चिमटा, मनुष्य का हाथ आता है। काज, काज बराबर बल गुने विस्थापन, W बराबर Fs cos थीटा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा, mgh। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, ke बराबर p²/2m। काज करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर। 1 वाट सेकेंड 1 जूल के बराबर होते हैं। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होते हैं। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। वाट, किलोवाट, मेगावाट शक्ति के मात्रक है। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर काज का मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। गुरुत्व बल का मान पृथ्वी से ऊपर नीचे जाने पर घटता है। जी का महत्तम मान ध्रुवों पर होता है। जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। जी घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी का मान घूर्णन का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमे तो उसका वस्तु का भार 0 हो जाएगा। लिफ्ट जब नीचे की ओर आती है तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो उसमें लिफ्ट में पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पतन कहलाता है। यह स्थिति भारहीनता कहलाता है। ऐसे लिफ्ट के नीचे उतरते समय त्वरण अधिक हो तो वह छत से टकराएगा। पृथ्वी की गति दीर्घ वृत्ताकार होती है। प्रत्येक ग्रह क्षेत्रीय वेग नियत होती है। IAU ने यम ग्रह को निकाल दिया है। पलायन वेग का मान √11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी पर। पलायन वेग का फार्मूला √2gr, कक्षीय वेग का फार्मूला √gr होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। थैंक यू।